नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो वाक्य। उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार करते हुए आनंद में जो दो वाक्य कहे उन पर ध्यान दीजिए। आपको राजनीति के एक आयाम की पूरी समझ जो है वो आ जाएगी कि किस तरह से वो राजनीति पर अपना दृष्टिकोण रखते हैं। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उस पर प्रधानमंत्री ने आज हमला किया पाकिस्तान के जरिए और दो वाक्यों के जरिए। एक वाक्य उन्होंने बोला कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान रो रहा है। इसका अर्थ आपको अभी समझाता हूँ। दूसरा वाक्य उन्होंने बोला कि जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी और आतंकवादी हमले होते थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जब टेरर अटैक होते थे तो भारत की सरकार उनको डोजियर देती थी। हम डोज देते हैं। अब इन दो वाक्यों से आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी का जो नरम रुख था पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति, वो दरअसल उसके पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेता था? मैंने इस घटना का शायद पहले भी एक बार जिक्र किया था। 26/11 तो आपको याद ही होगा, मुंबई हमला, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला मेरे ख्याल जो है वो आज़ादी के बाद से पाकिस्तान की ओर से हुआ था 26/11 में, यानी 26 नवंबर 2008 को। और उस हमले के बाद ये उम्मीद की जा रही थी, पाकिस्तान भी आशंकित था, बल्कि कहें शायद पहली बार थोड़ा डरा हुआ भी था कि भारत इसका बदला लेगा। लेकिन भारत ने कोई बदला नहीं लिया। हमारी एयरफोर्स उस समय तैयार थी एयर स्ट्राइक के लिए और सेना के लोग चाहते थे कि हम इसका बदला लें, क्योंकि ये एक्ट ऑफ टेरर नहीं है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। सीधे सीधे पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा की है और इसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए, वरना हमारे बारे में दुनिया भर में ये संदेश जाएगा कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। इसके खिलाफ कुछ भी कीजिए, इसके लोगों को मारिए, घर के अंदर घुसकर मारिए, जो फवाद चौधरी ने कहा था 2020 में पाकिस्तान नेशनल असेंबली में, हम भारत में घुसकर मारते हैं। तो उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया और 26/11 का जिक्र किया। तो इससे आप समझिए कि भारत की छवि क्या बन रही थी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम डोजियर नहीं देते, हम डोज देते हैं। तो डोज सर्जिकल स्ट्राइक की हुई और बालाकोट एयर स्ट्राइक की हुई। उसके अलावा जो है सीमा पर जो है शांति, जो आपको गोलियों की आवाज़ आजकल सुनाई नहीं देती है, उसके दो कारण हैं। एक, पाकिस्तान की फौज में वो हिम्मत नहीं रह गई है, उनको समझ में आ गया है कि भारत से मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके पास गोला बारूद, हथियार और गोलियां नहीं हैं चलाने के लिए, इसलिए भी शांति है। तो पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि जो आतंकवादी भेजता था वो दरवाजे दरवाजे जाकर आटा मांग रहा है, ये हालत है उस देश की। लेकिन हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी विदेश नीति जो है हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से तय होती थी कि ये करेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, वैसा करेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, इजराइल से संबंध बनाएंगे, इजराइल में अपना दूतावास खोलेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा, हमारा प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर जाएगा तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेंगे तो नाराज़ हो जाएगा मुसलमान। तो मैं 26/11 की उस घटना की बात कर रहा था। तो जब ये फौज के लोगों ने कहा कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो मनमोहन सिंह का और कांग्रेस पार्टी का ये मत था कि अगर हमने एयर स्ट्राइक की या इस हमले का जवाब दिया तो उसके बाद देश में जो वातावरण बनेगा उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। आप सोचिए किस तरह की सोच कांग्रेस पार्टी की थी। तो उन्होंने बताने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, ये जो फवाद चौधरी ने बोला, इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा की है और दुआ की है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है भारत में कोई प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी लौट कर आएँ, फिर से प्रधानमंत्री बने।
बल्कि पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई ताकतवर नेता भारत का प्रधानमंत्री बने जिसको हम झुका न सकें। कोई ऐसा नेता जो हिंदुत्ववादी हो वो जो है भारत का प्रधानमंत्री बने। तो पाकिस्तान को जो घाव मिले हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई उसी से नहीं मिले। मेरा मानना है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा घाव मिला है, जो सबसे बड़ी मार पड़ी है, वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना। अनुच्छेद 370 हटने का मतलब आतंकवादी गतिविधियां लगभग बंद हो गई, पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। जो पत्थरबाजी का कैलेंडर चलता था वो कौन लोग चलाते थे, वो कहाँ चले गए, खोजे से नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान पैसा देता था, आईएसआई पैसा देती थी पत्थरबाजी के लिए। और उसके अलावा अलगाववादी जिनको बुलाकर दिल्ली बिरयानी खिलाई जाती थी, जिनका स्वागत होता था दामाद की तरह, वो अलगाववादी कहाँ हैं? उनके घर नीलाम हो रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त हो रही है, कुर्की हो रही है, उनका पूरा आर्थिक तंत्र तोड़ दिया गया है। ये 370 के बाद ये सब कुछ हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेशन। दूसरा, पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो काम पिछले 70-77 साल से कर रहे थे, यानी आज़ादी के बाद से, कि आतंकवादी भेजो भारत में और उसके बाद भारत को मजबूर करो बातचीत की टेबल पर आने के लिए, बातचीत की मेज़ पर आने के लिए, और भारत ये करता रहा है। 10 साल से मोदी ने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था, जब नवाज शरीफ को न्योता दिया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में और बातचीत हुई थी 1 to 1, तब उसी में कह दिया था कि गोलियों के शोर में जो है आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मोदी ने कोशिश की कि आतंकवाद पाकिस्तान छोड़ दे, बंद कर दे, बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, बातचीत हो सकेगी। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि ये तो बोलते रहते हैं, और कहा जाता था पाकिस्तान के तमाम जनरल और बड़े बड़े जो है सेना के अधिकारी और बड़े नेता कहते थे कि इन बनियों में कहाँ दम है हमसे लड़ने का, हमसे लड़ने की ताकत क्या है। लेकिन पहली बार ये जो नैरेटिव टूटा वो 1971 में, जब हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया 2 हिस्सों में, और उसके बाद मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। वरना याद कीजिए, शर्म शेख, मनमोहन सिंह गए थे बातचीत के लिए, और उन्होंने जो है पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार किया कि भारत भी बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां चलाता है। भारत और पाकिस्तान को एक बराबरी पर रखने की कोशिश की आतंकवाद के मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं अपने वीडियो में कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति है, ये आम मुसलमान के भले के लिए नहीं है। ये कट्टर मुस्लिम जो तत्व हैं उनको खुश रखने के लिए है। वो कांग्रेस के लिए वोट बैंक जुटाने का काम करें। उनको ये जिम्मेदारी, या कहें कि उनको ये जो है काम आउटसोर्स कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। अब वो हो नहीं पा रहा है। अब पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है। अब पाकिस्तान में आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जा रहा है। एक के बाद एक 20 आतंकवादी पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं, और पाकिस्तान है कि वो ठीक से रो भी नहीं पा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये मुद्दा उठा भी नहीं पा रहा है। क्योंकि जैसे ही वो कहेगा कि आतंकवादी मारे गए तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके घर में आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी उसके घर में ही थे, वहीं पाले पोसे जा रहे थे। इसलिए पाकिस्तान की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। उसको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उसकी सारी मुसीबतों की जड़ हैं। तो इतना स्ट्रांग लीडर नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान, आप मान कर चलिए, इसमें अकेला नहीं है। ऐसा सोचने वाला अकेला देश नहीं है। ये जो समय समय पर आपको पिछले कुछ सालों से, ख़ासतौर से पिछले 5 साल से, ये जो नई नई जो है टूल किट्स दिखाई देती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक हिस्सा है जो नहीं चाहता कि मोदी की ताकत बढ़े, मोदी फिर से सत्ता में आए, या भारत में इतनी स्ट्रांग लीडरशिप हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का लोहा पूरी दुनिया मानती है, और ये बात बहुत से देशों को और उनके राष्ट्राध्यक्षों को चुभती है।
उनको अच्छी नहीं लगती है। उसमें हमारे दो पड़ोसी पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। वो नहीं चाहते कि भारत ताकतवर हो, वो नहीं चाहते कि मोदी की ताकत बढ़े। इसलिए आप देखिए, जो बाहर टूल किट के लोग बोलते हैं वही बात कांग्रेस पार्टी बोलती है। वो लोग कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, कांग्रेस भी कहती है तानाशाह है। वो कहते हैं कि मोदी जो है वो जनतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, बोलने की आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं, वही बात कांग्रेस पार्टी भी करती है। तो कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान से आखिर रिश्ता क्या है और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल एक तरह से बिना कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस चुनाव हार रही है, तो उस पर पाकिस्तान क्यों रो रहा है, पाकिस्तान को क्या तकलीफ़ है, पाकिस्तान को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि देश में किसकी सरकार बने, भारत देश में किसकी सरकार न बने। लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उनको अपनी आतंकवादी गतिविधियां चलाने में मदद मिलती है, भारत में आतंकवाद और आतंकवादियों को भेजने में मदद मिलती है। उनके लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है कांग्रेस की सरकार जब होती है या कोई भी कमज़ोर सरकार होती है। उनको मालूम है कि कमज़ोर सरकार को वोट बैंक के नाम पर दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। उस डर से सरकार जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात मान लेगी और बातचीत भले न करे, बातचीत का नाटक चलता रहेगा और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बोलने का मौका मिलेगा कि देखिए हम शांति चाहते हैं और हम बातचीत की टेबल पर बैठने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं और बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की 10 साल से मुश्किल है कि भारत बात करने को तैयार ही नहीं है। भारत के साथ व्यापार बंद हो गया और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भूखे नंगों से कौन व्यापार करेगा, पाकिस्तान के पास देने के लिए है क्या। तो पाकिस्तान की जो आम जनता है वो कह रही कि मोदी जो कर रहे हैं भारत में वो भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, आईएसआई के लोग हैं, उनकी रात की नींद उड़ी हुई है, रातों की नींद उड़ी हुई है। और उसी तरह से यहाँ कांग्रेस के नेताओं की नींद, खास तौर से राहुल गांधी की नींद उड़ी हुई है। तो अलग अलग फेक नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो झूठ पर खड़े हैं, जिस झूठ के पांव नहीं होते उस झूठ पर खड़ा करने की कोशिश होती है और वो गिर जाता है, फिर से नया मुद्दा उठाते हैं। तो आजकल जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और उसके लिए उस पर लगा कि जो है इसका असर नहीं हो रहा है, तो एक फर्जी वीडियो बनाया गया गृह मंत्री अमित शाह का। अब उसमें जो लोग सामने आ रहे हैं जांच में, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। तेलंगाना जो कांग्रेस कमेटी है उसके आईटी सेल के लोगों के नाम आ रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो सवाल पूछा बड़ा वाजिब सवाल है कि कांग्रेस मर रही है तो पाकिस्तान रो क्यों रहा है, पाकिस्तान को क्यों दुख है, कांग्रेस के कमज़ोर होने से पाकिस्तान दुखी क्यों है। ये सवाल हमको आपको भी सोचना चाहिए कि इसका उल्टा सोचिए, अगर मोदी नहीं आते हैं, अगर मोदी नहीं आए होते तो हमारी क्या स्थिति होती आज, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। जगह जगह शहर शहर पहले की तरह बम विस्फोट हो रहे होते, हमारी सीमाएं असुरक्षित होती और उसके अलावा पाकिस्तान और चीन दोनों को मौका मिलता। गलवान में भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने चीन को पहली बार 1947 के बाद से और बल्कि कहें 1962 के बाद से पहली बार बताया कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया है। भारत जो है उसकी ताकत से मुकाबला करने की हिम्मत भी चीन न करे और दुनिया में कोई देश इस तरह से नहीं कर पाया। बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश हैं, महाशक्तियाँ जिनको कहा जाता है, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई चीन से ऐसे आमने सामने मुकाबला करने की जो भारत ने किया। उससे बहुत से देश हैं जो चीन के विरोध में जो कदम उठाना चाहते हैं, खुश हैं, लेकिन वो परेशान भी हैं, वो चिंतित भी हैं कि भारत की ताकत अगर ऐसे ही बढ़ती रही, भारत हमारे लिए समस्या न बन जाए, फिर भारत हमारे काबू में नहीं रहेगा। असल में ये महाशक्तियाँ चाहती ये हैं कि भारत इतना ताकतवर हो कि चीन का मुकाबला कर सके, लेकिन इतना ताकतवर ना हो कि हम उसका मुकाबला न कर सके, हम उसको दबा न सकें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पाकिस्तान पर टिप्पणी के जरिए, पाकिस्तान के एक नेता की टिप्पणी के ज़रिए जो राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के दुबले होने से चिंतित थे, उनकी बात पर टिप्पणी करके इस देश में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति 1947 से कांग्रेस चला रही थी, उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अब इस देश के मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वो इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसको समझते हैं कि नहीं, भविष्य में इसका क्या असर पड़ सकता है, हमारे भविष्य को ये बातें कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब वोट देने जाएं तो ये बात ज़रूर दिमाग में रखें कि आप भारत का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं या पहले की तरह से देश में असुरक्षा का वातावरण चाहते हैं। ये अंतर होगा, तो इस अंतर को पहचानिए और उसके हिसाब से फैसला कीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।